डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 3 पेपर 2 में साइटोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हम न्यूक्लियर एनवलप तक पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवलप के बाद नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड एंडोसोम के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म ये इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसकी विस्कोसिटी लो होती है और ये पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट है, अर्ध सेमी फ्लूइड होता है, क्रोमैटिन जालिका के मध्य स्थित होता है। केंद्रीय रस को इसको हम कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं और ये आवश्यकता अनुसार सॉल या जेल कोई भी रूप धारण कर सकता है। कोशिका की विभिन्न अवस्थाओं में ये विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है वो सस्पेंडेड रहते हैं। इनमें क्रोमैटिन तंतु, केंद्रक तथा राइबोसोम भी निहित रहते हैं। इसमें उच्च अनुपात में प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो है वो भी इसके अंदर केंद्रिका रस में उपस्थित होते हैं। डीएनए तथा आरएनए के संश्लेषण में ये एंजाइम भाग लेते हैं। इसमें प्रोटीन, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स दोनों पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव में डीएनए, आरएनए की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और मैग्नीज भी पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस, फॉस्फेटेस एंड डाइपेप्टाइडेज, एडेनोसिन डाइमिनेज, एनोलेज, पाइरुवेट काइनेज भी एंजाइम पाए जाते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका विभाजन में तुर्क के निर्माण में, स्पिंडल फॉर्मेशन में भी भाग लेता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का सेकेंड पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर रेटिकुलम, थर्ड पार्ट न्यूक्लियर रेटिकुलम और क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म में असंख्य हल्की अभिरंजित टेढ़ी मेढ़ी धागे जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। इनको क्रोमैटिन थ्रेड्स या क्रोमोनिमिटा कहते हैं। हल्की कुंडलित क्रोमोनिमिटा आपस में ही गुथ जाती हैं और नेटवर्क बना लेती हैं। क्रोमैटिन जालिका या क्रोमैटिन जो है ये किसकी बनी हुई है? अक्रोमैटिन की बनी रहती है, एक्रोक्रोमैटिन की बनी होती है। ये एसिडिक डाई से तो दाग दिखाई देती हैं और बेसिक डाई में हल्की अभिरंजित होती हैं। सूक्ष्म क्रोमैटिन धागे गहरी अभिरंजित क्रोमैटिन कणिकाओं या क्रोमोमेर्स, मोती की माला सदस्य भी दिखाई देती हैं। कोशिका विभाजन के समय न्यूक्लियर रेटिकुलम क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस्ड होकर रॉड शेप स्ट्रक्चर में चेंज आता है। इसे ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो इंटरफेज अवस्था तक तो क्रोमैटिन नेटवर्क दिखेगा और जब वो डिवीजन के लिए आगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज पर आ जाएंगे तो यही नेटवर्क जो होता है वो कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है वो दो टाइप का होता है, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन अंतरावस्था में क्रोमोसोम की क्रोमैटिन फाइन थ्रेड्स के रूप में फैली होती है। क्रोमोसोम में क्रोमैटिन यूक्रोमैटिन तथा हेटेरोक्रोमैटिन में विभाजित रहता है। कुछ स्थान पर क्रोमैटिन संघनित या गहरी अभिरंजित हो जाती है, जिसको डार्क पोर्शन जो होता है वो हेटेरोक्रोमैटिन कहलाएगा। इसके अलावा कुछ इसमें जो डिस्पर्स एरिया रहते हैं, मतलब जो हल्के से दिखाई देते हैं, जिसमें कंडेंस नहीं है, वो यूक्रोमैटिन कहलाएगा। तो हेटेरो तो हो गया डार्क वाला पोर्शन और यूक्रोमैटिन लाइट वाला पोर्शन। यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन डीएनए से ही बनते हैं। यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के ये दो पार्ट्स हो गए। न्यूक्लियर रेटिकुलम में दो तरह के क्रोमैटिन हो गए। हेटेरोक्रोमैटिन अंतरावस्था या पूर्वावस्था के प्रारंभिक चरण अर्ली प्रोफेज में कंडेंस्ड हो जाती है और हेटेरोक्रोमैटिन होता है। इंटरफेज न्यूक्लियस में ये गहरे अभिरंजित स्थल काय के रूप में दिखाई देते हैं और अंतरावस्था में ही सिंथेटिक पीरियड में यूक्रोमैटिन रीजन की प्रतिकृति के उपरांत ही हेटेरोक्रोमैटिन की प्रतिकृति होती है। टाइप्स ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वैकल्पिक, एक फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं जो अस्थायी और निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ये क्रोमोसोम पेयर में से एक आंशिक या पूर्ण रूप से हेटेरोक्रोमैटिक हो जाता है, जबकि दूसरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव कहलाता है। अहेतुक हेटेरोक्रोमैटिन है जो कि ऐसा हेटेरोक्रोमैटिन जो स्थायी है और क्रोमोसोम पेयर के दोनों क्रोमोसोम में पाया जाता है।
और ये बहुधा सेंट्रोमियर, टेलोमियर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर में तथा गुणसूत्र के दूसरे भागों में बैंड्स के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार से ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, इसके कई सारे काम होते हैं। ये जीनोम में अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक भागों की डिस्क्रिप्टिव फोर्सेस से रक्षा करता है। ये सेंट्रोमियर हेटेरोक्रोमेटिन कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के पृथक्करण में भी भाग लेता है। ये अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों को पेयर बनाने में आकर्षण उत्पन्न करता है। ये डीएनए के रेप्लिकेशन और अनुलेखन में भी काम में आता है। ये गुणसूत्रों के कार्य रूप में संबंधित स्थलों के बीच में समीपता स्थापित करके क्रोमोसेंटर बनाता है। ये जीवों के जनन में बैरियर बनकर इवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी में सहायक होता है। यूक्रोमेटिन के अंदर ही हेटेरोक्रोमेटिन चेंबर्स जीनोम को अनेक फंक्शनल यूनिट में विभाजित करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन में भी पूर्ण विराम का कार्य करते हैं। क्रोमोसेंटर, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इंटरफेस न्यूक्लियस में के काफी बड़े भाग बेसिक फ्यूक्रिन से गहरे अभिरंजित हो जाते हैं। ये स्थल ही क्रोमोसेंटर कहलाते हैं और इस प्रकार से इनको हम कहते हैं क्रोमोसेंटर। और ये क्रोमोसेंटर मूलतः सेंट्रोमियर से तो काफी बड़े होते हैं। इस तरीके से क्रोमोसेंटर केंद्रक के अनेक गुण या संपूर्ण गुणसूत्र के हेटेरोक्रोमेटिक स्थलों को प्रदर्शित करते हैं। सेक्स क्रोमेटिन, कुछ मैमल्स की कोशिकाओं में इंटरफेस में विशिष्ट हेटेरोक्रोमेटिक बॉडीज दिखाई देती हैं। ये सेक्स क्रोमेटिन टेस्ट के प्रति संवेदनशील होती हैं और लगभग 0.8 से 1.1 व्यास वाली इन रचनाओं को ही सेक्स क्रोमेटिन बॉडीज या बार बॉडीज कहते हैं। ये मादा कोशिकाओं में सुसंगठित होती है, जबकि नर कोशिकाओं के केंद्रक में इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। ये केंद्रक और पेरिफेरल रीजन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पाई जाती है। और इन क्रोमेटिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। केंद्रक में विभिन्न प्रकार की क्रोमेटिन अलग अलग लोकेशन में पाई जाती हैं, किंतु आमतौर पर इनकी स्थितियां अधिक मिलती हैं। जैसे क्रोमेटिन के गहरे अभिरंजित समूह जो कि अंतर केंद्रिक कला से संपर्क में रहते हैं, उनको हम कंडेंस्ड पेरिफेरल हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। कुछ लेस कंडेंस्ड होते हैं, वो पेरिक्रोमेटिन कहलाते हैं। कुछ डिस्पर्स क्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन, पेरिफेरल क्रोमेटिन, न्यूक्लियर क्रोमेटिन के मध्य पाई जाती हैं, जिनको हम इंटरक्रोमेटिन कहते हैं। इसी प्रकार से ये सभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट रीजन हमको पढ़ना है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जिसको हम कहते हैं केंद्रिक। केंद्रिक मीन्स इसके सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर में पाई जाने वाली जिसकी जो रचना जो होती है मेनली सीमांत स्तन पर एक जगह पाया जाता है, मार्जिन पर पाया जाता है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज फोंटाना ने 1781 में की थी। इसको हम कैरियोसोम्स या प्लाज्मोसोम्स भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की इंटरफेस न्यूक्लियस में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान ये राउंडेड या ओवल शेप होते हैं। इन न्यूक्लियोलस की पोजीशन जो होती है एक निश्चित स्थान पर होती है। ये केंद्रक में सीमांत स्थान पर पाया जाता है और मेनली ये क्रोमोसोम के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से इसका रिलेशन होता है। इसी तरीके से साइज ऑफ न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस का आकार कोशिका की सिंथेटिक एक्टिविटी से होता है, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स जो होती हैं जैसे oocytes, न्यूरॉन, सेक्रेटरी सेल्स में तो इनका साइज बड़ा होगा और जिनमें प्रोटीन संश्लेषण में जो कोशिकाएं कम सक्रिय होती हैं जैसे स्पर्म सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, उनमें इसका आकार छोटा होता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस देखते हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, अमॉर्फस पार्ट एंड फिलामेंटस पार्ट। अक्रिस्टलीय पार्ट और क्रिस्टलीय तंतुमय भाग। अक्रिस्टलीय भाग कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में विलुप्त हो जाता है और टेलोफेज में पुनः प्रकट होता है। ये प्रोटीन निर्मित भाग होते हैं, इनमें कणिकाएं तथा रेशा उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो अमॉर्फस रीजन के 4 पार्ट्स होते हैं, ग्लैंडुलर जोन, फिब्रिलर पार्ट, अमॉर्फस प्रोटीन मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियर प्रोटीन। ग्लैंडुलर रीजन में ये कणिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स में बिखरी रहती हैं और ये राइबो न्यूक्लियोग्रेन्यूल से ही बनता है। फिब्रिलर प्रोटीन, ये राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन से ही बने हुए फाइबर्स होते हैं जो कणिकाओं के प्रीकर्सर्स भी माने जाते हैं। तीसरा है अमॉर्फस प्रोटीन मैट्रिक्स। ये मात्र प्रोटीन द्वारा निर्मित मैट्रिक्स होता है जिसमें फिब्रिल्स और ग्रेन्यूल्स दोनों उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियर क्रोमेटिन केंद्रिका जो होती है, क्रोमेटिन 2 धागों में विभाजित रहता है। बाहरी क्रोमेटिन को पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं और अंदर वाले को इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। इस प्रकार से न्यूक्लियस का ये फर्स्ट पार्ट होता है अमॉर्फस पार्ट। सेकंड पार्ट है फिलामेंटस पार्ट जिसको न्यूक्लियोलिमा भी कहते हैं। ये न्यूक्लियोलिमा डीएनए द्वारा निर्मित स्थायी रचना होती है। ये न्यूक्लियर
क्रोमोसोम के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से निकलते हैं। कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में अक्रिस्टलीय भाग के विलुप्त होने के साथ साथ न्यूक्लियर क्रोमोसोम के न्यूक्लियर रीजन में सिमट जाती है। टेलोफेज में ये अकुंडलित होकर पुनः प्रकट होती है और फिब्युलर या गैलुलर पदार्थों से घिर जाती है। ये पदार्थ इंटरफेस न्यूक्लियस के क्रोमोसेंटर से बनते हैं। इस प्रकार से न्यूक्लियस का मुख्य भाग क्षारीय प्रोटीन, हिस्टोन तथा आरएनए से बनता है। ये पदार्थ सूक्ष्म केंद्रित काय के रूप में मुक्त होते हैं और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के साथ ही इकट्ठा होते हैं। अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें मेनली न्यूक्लियस में आरएनए और प्रोटीन होता है। इसके चारों ओर डीएनए रिंग भी पाई जाती है जो कि न्यूक्लियस के साथ गुणसूत्रों के साथ संबंध गुणसूत्रों के हेटेरोक्रोमेटिन का ही भाग होता है। इसमें केवल फॉस्फोप्रोटीन ही पाई जाती है। प्रोटीन काफी अधिक मात्रा में 70 to 80% उपस्थित होती है। न्यूक्लियस में आरएनए का बेस कंपोजिशन राइबोसोमल आरएनए के समान ही होता है। इसमें एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज और डीएनए संश्लेषण वाले भी एंजाइम पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस का देखें तो न्यूक्लियस का मेन काम जो है ये इसका राइबोसोम की उत्पत्ति, केंद्रिक का संबंध राइबोसोम के बायोजेनेसिस से होता है। इसका मुख्य काम राइबोसोम को उत्पन्न करना है। तो मतलब मेन न्यूक्लियस का काम सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, इसको मुख्य कार्य राइबोसोम को बनाना है, उत्पन्न करना है। इसमें इसको और जैसे इसके लिए कई साक्ष्य हैं। जैसे न्यूक्लियस केंद्रीय कला पर संलग्न रहता है और उसमें वैक्यूल्स न्यूक्लियर मटेरियल तत्व का कोशिका द्रव में अभिगमन होता है। एम्फीबियन oocytes की पैकाइटिन के अंत में केंद्रक की परिधि पर लगभग 100 न्यूक्लियाई एकत्रित हो जाते हैं और केंद्रिक आवरण के छिद्रों से होकर केंद्रिक पदार्थों का अभिगमन भी कोशिका द्रव से होता है। न्यूक्लियर आरएनए राइबोसोमल आरएनए का बेस सीक्वेंस और संगठन लगभग समान होता है। प्रोटीन संश्लेषण में भागने वाली सक्रिय कोशिकाओं में केंद्रिक आकार में बड़े होते हैं। मतलब ये सभी बता रहे हैं, ये साक्ष्य बताते हैं कि इन कारणों के कारण राइबोसोम जो उत्पन्न करने का काम न्यूक्लियस करता है। सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, तो इस प्रकार से केंद्रिक के दो काम है, राइबोसोम की उत्पत्ति करना और सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। कोशिका में कुल आरएनए का 80% आरएनए जो होता है वो आरआरएनए होता है और ये 80% आरएनए इसका संश्लेषण केंद्रित करता है। केंद्रक का रेशेदार भाग क्रोमेटिन के आरआरएनए निर्मित करता है। इसमें आरडीएनए कोडित करता है। इसको राइबोसोमल आरडीएनए कोडिंग करेगा जो क्रोमेटिन में उपस्थित होता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का प्रीकर्सर है जो राइबोसोम को निर्मित करता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियोप्रोटीन, कुछ एंजाइम और अकार्बनिक सॉल्ट से निर्मित होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन में मतलब अगर केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं तो न्यूक्लियर प्रोटीन जो है वो दो प्रकार से केमिकल कंपोजिशन में न्यूक्लियर मटेरियल दो चीजें उसमें मेनली होती है, न्यूक्लियोप्रोटीन और एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है उसमें उसको 3 रूप से विभक्त किया जाता है। एक फर्स्ट है कम आणविक भार वाली क्षारकीय प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ऐसी प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ये हिस्टोन और प्रोटानिमीन्स डीएनए से संबंध होकर क्रोमेटिन का निर्माण करती है। ये भी 2 प्रकार की होती है, हिस्टोन और प्रोटामीन। और दूसरी पार्ट जो है सेकंड है एसिड प्रोटीन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ऐसी प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, ये गुणसूत्रों के बाहर पाई जाने वाली हिस्टोन रहित या अम्लीय प्रोटीन होती है। इनमें रेजिडुअल प्रोटीन और डीएनए एंजाइम पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स होती हैं, फॉस्फोप्रोटीन है जिनमें ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, अमीनो अम्ल भी होता है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर 2 तरह की तो प्रोटीन होगी, फिर न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड क्रोमेटिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, डीएनए और आरएनए। इसके अलावा कुछ उसमें एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम डाइफॉस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेटेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज, राइबोन्यूक्लेज, डीएनए पॉलीमरेज, एडेनोसिन डाइमिनेज, पाइरुवेट काइनेज आदि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में एनएडी, एटीपी और कोफैक्टर और कोएंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। और इसी तरीके से कुछ उसमें लिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं।
कुल केंद्रक के कुल भार का 3 to 10% लिपिड होता है। ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स ऑफ न्यूक्लियस, फॉस्फोलिपिड्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 प्रकार के होते हैं। केंद्रक के कार्य अगर हम देखते हैं तो केंद्रक का मेन काम सारा, ये केंद्रक मीन्स कोशिका का संपूर्ण नियंत्रण केंद्र जो होता है, वो केंद्र जो है कोशिका का पूरा कंट्रोल केंद्रक करता है। ये एंजाइम संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करके कोशिका की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है। ये पितृ कोशिकाओं से संतति, इसका काम पेरेंटल सेल्स जो भी होती है उनसे ऑफस्प्रिंग्स में जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं उनका संचरण करने का काम करेगा, उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। और ये आनुवंशिक गुण केंद्रक के अंदर गुणसूत्र उपस्थित जीन के द्वारा संतति में आ जाते हैं। सामान्यतः फर्स्ट काम तो इसका है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन जनरल मेंटेनेंस। कोशिका की जनरल मेंटेनेंस, जैसे स्तनधारियों के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं को, केंद्रक रहित लाल रुधिर कणिकाएं मात्र 120 दिन जीवित रहती है, तो केंद्रक के अभाव में ये कोशिकाएं वृद्धि और विभाजन में असमर्थ होती है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतु में केंद्रक का विस्थापन उसकी जीवन क्रिया को प्रभावित करता है, तो जंतु निष्क्रिय हो जाते हैं तथा बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील भी हो जाता है। अतः ये रिप्रोडक्शन और अस्थित्व बनाए रखने में असफल होता है। इस केंद्रकहीन भाग में केंद्रक के पुनर्स्थापन में इसकी क्रियाओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से मेन काम इन सेल्स के अंदर इसके सर्वाइवल, लॉन्ग मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन में केंद्रक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, आनुवंशिकता को बनाए रखता है, मतलब आनुवंशिकता, इसी के कारण कोशिकाओं से पेरेंटल सेल्स से जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं वो आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। तो इसका मेन काम जो हो गया वो हो गया जनरल मेंटेनेंस और हेरिडिटी को मेंटेन करना। इस प्रकार से आज हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, एंडोसोम और उसके न्यूक्लियर के फंक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी की। थैंक यू।